पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। ईद मिलादुन्नबी के दिन KPK के एक मस्जिद के बाहर जुम्मे के टाइम पे ब्लास्ट हुआ। लश्कर के चीफ हाफिज सईद का बेटा जिसका नाम था कमालुद्दीन सईद, खबर ये आ रही है कि उसकी हत्या कर दी गई है। जो अबडक्टर्स उसे उठा के लेके गए थे उन्होंने उसकी हत्या कर दी। ये हमारी एजेंसी के ऊपर दबा है। हम शरेआम कहते हैं, क्यों ये जो कहते हैं हम नंबर 1 है, तो किधर गई नंबर 1 एजेंसी हमारी? कहाँ है हमारी वो फौज, वो हमारे इदारे किधर हैं? ये हाफिज मुनीर को मैं कहना चाहता हूँ, ये किधर हैं? हमारे बहुत बड़ी तादाद में लोग शहीद किए गए, कितना ही मजम्मत की जाए कम है। हम इसके मजम्मत भी ऐसा लगता है कि एक बार फिर दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की रियासत को अपने निशाने पे ले लिया है। के कई सूबों में इस वक्त आज़ादी की तहरीक चल रही है। बलोचिस्तान की बात करें, आज़ाद कश्मीर की बात करें, गिलगित बल्दिस्तान की बात करें, ये सारे पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं। ये इंतहाई गलत है और ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। मुल्क में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात रूनुमा हुए। सबसे बड़ा वाक़या बलोचिस्तान के शहर मस्तूंग में मदीना मस्जिद के करीब ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में खुदकुश हमले का था, जिसमें DSP नवाज गशकोरी भी शहीद हो गए, जो जुलूस के सिक्योरिटी इंतजाम की खुद निगरानी कर रहे थे और खुदकुश हमलावर जुलूस के शुरका के दरमियान दाखिल होने में कामयाब हुआ। उसने जुलूस के दौरान खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ा लिया। भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो दूसरे मुल्कों में किस तरह से ऑपरेट करती, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 50 के करीब शहादतें हो चुकी हैं और 100 के करीब अफराद जख्मी हैं। आज ईद मिलादुन्नबी है, जिसे पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी मनाया जा रहा है। मुसलमानों के लिए बहुत अहम दिन है, लेकिन अफसोस की बात है कि KPK में आज इस मुबारक दिन पर जुम्मे के टाइम पे मस्जिद के करीब जो है ब्लास्ट हुआ है, जिसके नतीजे में 40 के करीब जो है अफराद जख्मी हो गए हैं, जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं और ये इस महीने का दूसरा ब्लास्ट है। क्या कहेंगे? ये हमारी एजेंसी के ऊपर दबा है। हम शरेआम कहते हैं, क्यों ये जो कहते हैं हम नंबर 1 है, तो किधर गई नंबर 1 एजेंसी हमारी? कहाँ है हमारी वो फौज, वो हमारे इदारे किधर हैं? ये हाफिज मुनीर को मैं कहना चाहता हूँ, ये किधर हैं? जो कहते हैं हम बड़े जो है ना, क्या नाम है, पाकिस्तान के हम बंदे पकड़ने के लिए तो लोगों के घरों में घुसने के लिए तो भाग के जाते हैं, ये तो यहाँ क्यों नहीं जाते? इनको शर्म आनी चाहिए कि यहाँ आवाम मर रही है बमों के आगे और ये जो है ना, क्या नाम है, वहाँ पे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ओ फलाने के घर घुसो उसकी इज्जत लूटो, फलाने के घर घुसो उसकी इज्जत के माँ बहन को एक करो। ये तो इनको शर्म आनी चाहिए कि हमारे मुल्क में आवाम मर रही है, आवाम का तो कोई सुनते ही नहीं है। आवाम का क्यों ब्लास्ट हो? अगर पाकिस्तानी एजेंसी सही तरीके से काम करे, मैं कहता हूँ यहाँ से पता ना हिले। तो जी पहली बात ये कि जयशंकर जी डिजर्व करते हैं एक सेल्फी लेना, और जहाँ पे भी जाते हैं लोग खड़े होते हैं उनकी बात सुनने के लिए। और जयशंकर जी 10 दिन के लिए अमेरिका का टूर, आप सोच सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस कितना बड़ा होगा। वो तो 10 दिन में 20 कंट्रीज घूम के वापस आए थे और यहाँ पर अमेरिका में सिर्फ 10 दिन लगा रहे हैं, तो कुछ बड़ा करने ही गए हैं वहां पर। एक तो आपको जैसे मालूम है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जैसे उन्होंने स्पीच दी है, जैसे उन्होंने वाट लगाई है, उसमें वाट तो चलो पाकिस्तान की भी लगाई उन्होंने, लेकिन पाकिस्तानियों को शायद उनकी स्पीच समझ नहीं आई होगी क्योंकि इंग्लिश में थी वो तो। लेकिन उसमें जैसे उन्होंने बोला कि जो कंट्रीज ये हार्बरिंग करती हैं टेररिस्ट की, ये बात ठीक नहीं है, दिस इज नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। तो उन्होंने कनाडा को, पाकिस्तान को, दोनों को लपेट लिया उसमें, उन्होंने चाइना को भी लपेट लिया। देखिए जो ये स्पीच देने का स्टाइल है, ये शायद उन्होंने डिप्लोमेसी, वर्ल्ड की डिप्लोमेसी चेंज कर दी है जयशंकर जी ने, और यही सबसे बड़ी इनकी कामयाबी भी है। और आप सोच के देखिए 10 दिन के अंदर क्या कर रहे हो। यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग चल रही है, G20 के जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ मीटिंग चल रही है, क्वाड की मीटिंग्स में वो बैठने वाले हैं। फिर एक हमारा जो ग्लोबल साउथ है उसका एक ग्रुप बनाया है L65 करके, उनके साथ मीटिंग्स है। ग्लोबल साउथ को ये बोली जा रहे हैं कि भाई लेट्स कम टुगेदर, साउथ की मीटिंग्स करने वाले हैं हम लोग। क्या कहेंगे? पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी की फिजा कायम हो रही है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है हमारे लिए कि मुसलमानों का मुल्क है और इसमें इतनी बड़ी दहशतगर्दी हो रही है। हालांकि ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। एक मुसलमान की जान जाना इतनी बड़ी है। अब 40 लोगों का घर तबाह बर्बाद हो चुका है, वो रोड पे आ चुके हैं। इस तरह पहले भी एक साने हो चुका है पेशावर में, लेकिन इतनी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, इतने होने के बावजूद भी अगर ये धमाका हो गया तो हमारे लिए ख़तरा है। हम फिर महफूज नहीं है किसी चौक में, किसी मस्जिद में। ये हमारे लिए बड़ी खतरी घंटी है। इसके लिए
वो इलाही अमल होना चाहिए जो आज से तकरीबन 6-7 साल पहले कराची में ऑपरेशन रेंजर वालों ने किया, और वही मतलब एक सारी फोर्सेस को अलर्ट रहना चाहिए। हालांकि ये हमारे लिए होना इंतहाई अफसोसनाक खबर है। हम इसलिए हुकूमत को और सारे इंतज़ामिया को यही आगाह करेंगे कि जिस तरह आपके घर में माएँ हैं, बहनें हैं, बेटे हैं, आप उनको अकेला नहीं देख सकते। इस तरह पाकिस्तान का हर शहरी आपकी तरह कोई भी अपनी बहन, भाई या वालिद साहब को जो जुम्मा पढ़ने आए घर ना आए, उसका बेटा घर ना आए, इस तरह वो नहीं देख सकते। जिस तरह आपके हज़ीम बेटे हैं, इस तरह शहरी भी हज़ीम बेटे हैं। सर, इस महीने में ये दूसरा वाक़या है पाकिस्तान में दहशतगर्दी का, और पाकिस्तान के कई सूबों में अभी तक दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिसके नतीजे में कई जानी और माली नुकसान हुआ है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, बलूचिस्तान में हमारी पाक आर्मी पर 48 घंटों में 3 बार ब्लास्ट हुआ है, 3 बार हमला हुआ है। ये जो पाक आर्मी पे धमाके कर रहे हैं या जिधर भी कर रहे हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है, क्योंकि हमारी फ़ौज मुल्क की मुहाफ़िज़ है। अगर उस पे ही धमाके हो रहे हैं तो फिर शहरियों पे क्या होगा? आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? क्या लगता है इसके पीछे कौन है? जी, मेरी नॉलेज तक तो हम किसी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन ये है कि ये आर्मी वालों को ये तो पता होगा। खैर, मैं तो बहुत बार कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए कि डॉक्टर जयशंकर को ले लें भारत से 2-1 साल के लिए, हमारे यहाँ सब कुछ सेटल हो जाए तो फिर हम वापस कर देंगे। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, सुषमा स्वराज साहिबा का भी बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो भी बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी थी और बहुत अच्छी किस्म के उन्होंने भी जो है वो आगे लेकर गई थी भारत की जो एक कहना चाहिए इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को। लेकिन सर, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए आपके ख्याल से सिर्फ इकोनॉमी ही एक मेन चीज होती है जिसकी वजह से कहें कि भारत की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट हुई है, या आपके ख्याल से इसमें जो है वो इकोनॉमी का इतना रोल नहीं है? आरज़ू, देखिए, इकोनॉमी मैटर करती है, बट जब मोदी जी ने गवर्नमेंट लिया तब हम फ्रेजाइल 5 में थे। दैट मीन्स जो पाकिस्तान की हालत आज की डेट में है कि कभी भी गिर सकते हैं, भारत भी उसी सिचुएशन में था, ये आप भी मानती हैं। लेकिन तब भी जब सुषमा स्वराज जी आई हैं, उन्होंने उस सिचुएशन के अंदर भी अपनी पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखा और उसे फॉरवर्ड लेकर गई। अब तो बात ही डिफरेंट है। इकोनॉमी हमारी बहुत स्ट्रांग है, वी आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर पर डे। तो जयशंकर जी के वो उतनी पावर भी पीछे है, बट मैटर है नेशनलिज्म का। जब आपके पास एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट हो जो आपके मुल्क के बारे में, आपके देश के बारे में बात करे, तो फिर आपकी पॉलिसी भी उसी लाइन पे चलती है। भी जब भारत बहुत स्ट्रांग था कांग्रेस के टाइम पर, जब उन्हें गवर्नमेंट दी गई, अटल बिहारी वाजपेयी की जब गवर्नमेंट गिरी है, उसके बाद जब इनको दी गई पपुअन पार्टी को, तो ये जो गवर्नमेंट थी हमारी, वो उस वक्त कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी बहुत स्ट्रांग थी।